और ये चाहते हैं कि आपको बिल्कुल पता न लगने पाए कि आप ज्वालामुखी के मुंह पर बैठे हो और ज्वालामुखी फट चुका है। हाल ही में एक पॉडकास्ट है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इसमें दो चीजों की बहुत ज्यादा चर्चा की गई है। ये कह रहे हैं कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, हम माया में रह रहे हैं और फ्यूचर में पूरी कॉन्शियसनेस भी कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए ये एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना चाहते हैं कि पृथ्वी बचे या ना बचे पर मनुष्य बचा ले जाएंगे। पृथ्वी खत्म हो जाए, इंसान को बचाना है। वाह रे वाह। मनुष्य के शरीर में 70% पानी है और पृथ्वी की सतह पर भी 70% पानी है। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हम पृथ्वी ही हैं और आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां पानी की बूंद भी नहीं है, जहां अलग से प्लांट लगा करके बस किसी तरीके से इतना पानी दिया जाएगा कि पी के जिंदा रह लो। अगर प्लेनेट बदल गया तो आपने ये जितनी गजलें लिखी हैं, ये जितनी आर्ट फॉर्म्स हैं, ये सब आपके लिए बेकार हो जाएंगी क्योंकि माइंड बदल जाएगा। किसी और ग्रह पर जाने का मतलब है सामूहिक आत्महत्या की सोचना। वो अपना रॉकेट पर बैठ करके अपना कुटुंब लेकर के और 2-4 दर्जन बच्चे लेकर के और अपने जैसे लोग लेकर के वो उड़ जाएंगे। आप बस जब वो लोग अपने रॉकेट में बैठ करके भाग रहे होंगे, एक फैन की तरह आप नीचे से खड़े होकर सेल्फी ले रहे होगे, ये मैं हूं और ये वो रॉकेट है और चारों तरफ मेरे अब ये दुनिया जल रही है और ये अपने रॉकेट में भाग रहे हैं। उस सपने को पूरी मानवता के सामने ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे ये जितने 800 करोड़ लोगों की पृथ्वी पर आबादी है, ये सारे चले जाएंगे। वो ये सब इसलिए कह रहे हैं ताकि क्लाइमेट चेंज की ओर आपकी नजर ना जाए, ताकि आपको लगे अच्छा क्लाइमेट चेंज से पृथ्वी समाप्ति होने वाली है तो हो जाए, हमें तो दूसरे प्लेनेट पर जाना है ना। एक बात बस याद रख लीजिएगा। प्रणव आचार्य जी, मेरा नाम अनुष्का है और मैं टेक्निकल और एथिकल एआई फील्ड में काम कर रही हूँ। हाल ही में एक पॉडकास्ट है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, मैंने वो आज ही देखा है और इसमें दो चीजों की बहुत ज्यादा चर्चा की गई है, दो शब्द जो मेरे जहन से नहीं निकल रहे हैं। पहला है सिमुलेशन, जहां पर ये कह रहे हैं कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, हम माया में रह रहे हैं। और साथ ही दूसरी बहुत ही विरोधाभास बात कही गई है कि फ्यूचर में ह्यूमैनिटी विल बी डेड, ह्यूमंस विल कोलैप्स। तो उसी के साथ साथ पूरी कॉन्शियसनेस भी कोलैप्स कर जाएगी। चेतना को ही इन्होंने कह दिया है मर जाएगी फ्यूचर में, ना कोई सवाल पूछने वाला होगा, ना सही जवाब मिलेंगे हमें। और इसलिए ये एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना चाहते हैं कि पृथ्वी बचे या ना बचे पर मनुष्य बचा ले जाएंगे। इनका पूरी एनर्जी, पूरे रिसोर्सेज उसी दिशा में अग्रसर हैं। तो प्रश्न मेरा यहाँ ये है कि जैसा कि आप कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड को, पश्चिम को वेदांत का ज्ञान नहीं मिला, तो जो उन्हें बाहर दिखा उन्होंने उसी का बेहतरीन इस्तेमाल करके बड़ा से बड़ा कुछ खड़ा कर दिया। मगर इतना बेसिक फैक्ट, साइंस का एक इंसान जिसने इतना कुछ बड़ा बना दिया है, एक बेसिक फैक्ट जो एक बच्चा भी जानता है कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ सीरियस कंसर्न, हम बचपन से पढ़ते आए हैं और आज दुनिया जिस कगार पर खड़ी है वो इंसानों की वजह से ही है। पूरे पॉडकास्ट में एनवायरमेंट कंसर्न, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन एमिशन की कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। इंस्टेड ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया बचे ना बचे, हम इंसानों को बचा ले जाएंगे। तो ये कैसी विचारधारा है कि साइंस का एक व्यक्ति फैक्ट्स को इतना मैनिपुलेट करके दुनिया के सामने रख रहा है और इतनी बेसिक बातों को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये कैसी विचारधारा है और हम कैसे इसका सामना करें, हम कैसे इस पर तर्क करें, यही मेरा प्रश्न है। नहीं, विचारधारा की बात नहीं है, धारा का जो स्रोत है उसकी बात है, विचारक की बात है। साइंस माने क्या होता है? साइंस माने यही तो कि ये जो बाहर आपके दुनिया है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, वो अब आपके लिए ज्ञात हो गया, कॉम्प्रिहेंसिबल हो गया। ठीक है ना? पानी नीचे को क्यों गिर रहा है, सूरज की रोशनी पृथ्वी तक आने में समय क्यों ले रही है, चंद्र ग्रहण क्यों लग जा रहा है, ये सब बातें हो सदा से रही थी। अब आपने जान लिया कि क्यों और कैसे होती हैं, इसको विज्ञान कहते हैं। तो उससे आप भीतर से कोई ज्यादा स्पष्टता थोड़ी ही हासिल कर लोगे। आप खुद को लेकर के बहुत उलझे हुए हो सकते हो। विचार का जो स्रोत है, विचारक, वो भीतरी अंधेरे में एकदम डूबा हुआ हो सकता है, फिर भी बहुत संभव है कि उसे विज्ञान में कुछ महारत हासिल हो। बिल्कुल संभव है। तो विज्ञान से आप बेहतर इंसान नहीं बन जाते, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि आप अगर आदमी ही गड़बड़ हो तो आप विज्ञान का इस्तेमाल भी सबसे गिरे हुए कामों के लिए करते हो।
ये हमारी भूल रहती है सोचना कि कोई वैज्ञानिक है तो आदमी भी बढ़िया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म? ठीक है, विज्ञान से बाहरी अंधविश्वास हटते हैं, पर सबसे भयानक और खतरनाक अंधविश्वास तो भीतर होता है ना, उसका नाम होता है अहंकार। और विज्ञान से वो नहीं हटता। और जहाँ अहंकार होता है वहाँ कामना होती है। अहंकार माने अपूर्णता। जहाँ पूर्णता है वहाँ दुनिया को लेकर कामना उठेगी कि दुनिया का कोई विषय मिल जाए तो मेरी अपूर्णता दूर हो जाए। हम गीता सत्रों में गाते हैं ना, जब काम भरा हो आंख में तब सच नजर नहीं आता है। आप कह रहे हो बच्चा भी जानता है कि आज दुनिया बिल्कुल विनाश के मुहाने पर खड़ी है, क्लाइमेट क्राइसिस सब जानते हैं। तो फिर और ये जो सब बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, क्लाइमेट डिनायलिस्ट्स हैं, इनको क्यों नहीं दिख रहा है? आग दहके पर धुएं से प्रकाश ढक सा जाता है, जब काम भरा हो आंख में तो सच नजर नहीं आता है। आंख में जब कामना भरी हो तो सच्चाई नहीं दिखाई देती। और कामना कब भरी होती है? जब आपको दुनिया का बहुत पता होता है, अपना कुछ भी नहीं पता होता। और ऐसे लोग बहुत खतरनाक हो जाते हैं, बहुत खतरनाक हो जाते हैं। हम्म? पृथ्वी खत्म हो जाए, इंसान को बचाना है। वाह रे वाह! इंसान, जिसको आप इंसान बोलते हो, उसकी रग रग पृथ्वी है। पृथ्वी नहीं रहेगी तो इंसान कहाँ से रहेगा? कई बातें इसमें, ये पहली बात है। आपका जो कद है वो पृथ्वी के व्यास से निर्धारित हो रहा है। पृथ्वी की जो ग्रेविटी है ना, वो आपकी हाइट तय कर रही है। पृथ्वी की ग्रेविटी जो है, और पृथ्वी की ग्रेविटी उसके रेडियस से आ रही है। पृथ्वी का रेडियस तय कर रहा है कि आपके शरीर में मांसपेशियां कितनी होंगी। अच्छा बताइए, आपका जो मसल मास है वो टोटल मास का एक पर्टिकुलर परसेंटेज ही क्यों होता है? आपने अपना बॉडी मास एनालिसिस कभी कराया हो तो उसमें आता है बॉडी में इतना फैट है, इतना स्केलेटल मास है और इतना मसल मास है, ऐसे आता है। तो जो आपका मसल मास आता है, चाहे जितना भी आता हो, 45%, 70%, यही सब रहता है लोगों का, तो वो उतना ही क्यों आता है? क्योंकि उसका संबंध पृथ्वी के व्यास से है, डायमीटर से है। ग्रेविटी तय करती है आपको कितनी मसल चाहिए। अगर ग्रेविटी ज्यादा होती तो आपकी थाई मसल्स, आपकी काफ मसल्स और मजबूत चाहिए होती चलने के लिए। अगर ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती तो आपका शरीर बहुत दूसरे तरीके से इवॉल्व करता। और ब्रेन भी शरीर ही है ना, ब्रेन भी शरीर है। ग्रेविटी दूसरी होती तो ब्रेन भी दूसरे तरह से इवॉल्व करता। ब्रेन दूसरे तरीके से इवॉल्व करता तो जिसको आप थॉट या कॉन्शियसनेस बोलते हो, वो भी दूसरी होती। तो इंसान का तन और मन दोनों पृथ्वी ही हैं। आप मालूम है क्या हो? पृथ्वी की सतह पर चल रही बहुत मामूली गतिविधि, उसको बोलते हैं इंसान। 6400 किलोमीटर पृथ्वी का रेडियस है। और जो पृथ्वी की क्रस्ट है, जो पृथ्वी का बिल्कुल बाहरी छिलका है, टॉप सॉइल से भी जरा सा ऊपर वाला, उस पर कुछ नन्हे नन्हे कीड़े रेंग रहे होते हैं, और वो वहां कुछ ऐसे ही अपना इधर उधर कुछ 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 कर रहे हैं, उसको इंसान बोलते हैं। पृथ्वी की सॉइल के ऊपर कुछ ऐसे ही एक्टिविटी चल रही होती है, उस एक्टिविटी को कहते हैं द ह्यूमन बीइंग। आपकी क्या औकात है 6400 किलोमीटर के रेडियस के सामने? आप हो 5 फीट 6 फीट के, और आप जिस चीज पर खड़े हो उसका रेडियस देखिए, तो उसकी सरफेस पर आप बिल्कुल एक मिनिस्क्यूल प्रेजेंस हो। और आपकी जो पूरी प्रेजेंस है वो आपके प्लेनेट, आपके ग्रह ने ही तय करी है। आपकी आंखों का जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है वो इस प्लेनेट ने तय करा है। बताता हूं कैसे। पृथ्वी अगर सूरज से ज्यादा दूर होती तो आपकी आंखों को जरूरत पड़ती और ज्यादा शार्प होने की, क्योंकि रोशनी कम होती। पृथ्वी अगर सूरज के ज्यादा पास होती तो भी आपकी आंखें अलग होती, क्योंकि रोशनी ज्यादा होती। तो फिर आंखें में आपके जो रॉड्स का, कोन्स का, रेटिना का जो साइज है वो सब दूसरे तरीके का होता। आपकी खाल दूसरी होती अगर पृथ्वी सूरज के ज्यादा पास होती, क्योंकि रेडिएशन ज्यादा होता, तो खाल भी दूसरे तरीके की होती। ठीक वैसे जैसे जो लोग इक्वेटर पर रहते हैं
और जो लोग ज़्यादा टेम्परेट रीजन्स में रहते हैं उनकी खाल अलग अलग होती है ना, खाल की मोटाई, खाल का रंग सब अलग हो जाता है। तो वैसे ही आप अगर सूरज से दूर रह रहे होते, आप किसी और ग्रह पर होते, तो आपकी खाल, आपकी आंखें, आपके होंठ, आपके बाल सब अलग होते। ये सब तो छोड़ दो, मैं कह रहा हूं आपका ब्रेन ही अलग होता, माने इंसान की कॉन्शियसनेस ही दूसरी होती अगर वो पृथ्वी पर नहीं होता। पृथ्वी और मनुष्य एक ही बात है। जैसे पृथ्वी में अलग अलग सतहें होती हैं ना, तो वैसे ही सबसे ऊपरी सतह के ऊपर एक और सतह है, उस सतह को आप कह सकते हो द ह्यूमन लेयर, हम वो हैं। बस इस सतह को गुमान हो गया है कि वो पृथ्वी से भिन्न है। इस सतह को गुमान हो गया है कि वो पृथ्वी से भिन्न है, और वो किसी और ग्रह पर भी चली जाएगी तो वो बची रहेगी। प्याज के छिलके को लग रहा है कि उसको केले के ऊपर बांध दोगे तब भी वो जिंदा रहेगा। भाई तू प्याज का छिलका है, तू प्याज का छिलका है, तू जिंदा ही तभी तक है जब तक तू प्याज के ऊपर है। जिस दिन तुझे केले के ऊपर बांध दिया गया तू मर गया। इसी तरह मनुष्य भी तभी तक जिंदा है जब तक वो अपनी प्याज माने अपनी पृथ्वी के ऊपर है। हम भी इस पृथ्वी के एक छिलके ही हैं। जब तक हम पृथ्वी के ऊपर हैं तब तक हम हैं, उसके बाद हम नहीं हैं। और ये बात बहुत सीधी है। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कैसे तय होता है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तय होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे तय होता है? वो ग्रेविटेशनल पुल से तय होता है। आपका दिल कितना धड़क रहा है वो तय होता है इससे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है और आपकी बॉडी का साइज कितना है, उससे आपका हार्ट रेट तय होता है। अगर अगर पृथ्वी बदल गई तो ये आपका जो दिल धड़क रहा है ये धड़केगा कैसे? आप कहीं और चले जाओगे, दिल का धड़कना ही बंद हो जाएगा। आप किसी ऐसी जगह चले गए जहां रेडियस बहुत कम है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो आपकी जो नसें हैं जो खून लेकर के घूम रही हैं उनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, आपकी सारी नसें फट जाएंगी। ठीक वैसे जैसे जब आप पहाड़ों के ऊपर जाते हो तो कई बार नाक से खून आ जाता है ना। क्यों आ जाता है नाक से खून? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, आपका शरीर फटना शुरू हो जाता है। आप किसी दूसरे प्लेनेट पर जाओगे आपका शरीर फटने लगेगा। दूसरी ओर आप जुपिटर जैसी किसी जगह पर पहुंच गए जहां पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है इतना ज्यादा हो कि आपकी ये जितनी ब्लड वेसल्स हैं वो सब कंप्रेस हो जाएं। और मैं बहुत बेसिक साइंस की बात कर रहा हूं, आप इसमें और आगे पढ़ोगे तो मामला और नुआंस्ड है। कहीं और चले जाओगे तो देखने में भी तकलीफ आने वाली है, सांस लेने में भी, खाने में। आप जो वनस्पतियां खाते हो, आप मिनरल्स और केमिकल्स खा के तो जी नहीं सकते। आप सब जो चीजें खाते हो पृथ्वी पर पैदा होती हैं, कहीं और कैसे पैदा हो जाएंगी? कैसे हो जाएंगी? मनुष्य और पृथ्वी दो नहीं है। आप इस पृथ्वी पर रहते नहीं हैं, आप ये पृथ्वी हैं। पृथ्वी आपका घर नहीं है, पृथ्वी आपका केंद्र है, पृथ्वी दिल है आपका। प्याज का छिलका सोच रहा है मैं प्याज पर रहता हूं, प्याज का छिलका सोच रहा है मैं तो प्याज पर बस रहता हूं। तुम रहते नहीं हो प्याज पर, तुम प्याज हो। यहां से बाहर जाकर के अगर कुछ बचेगा भी तो वो मनुष्य नहीं होगा, वो मनुष्य से मिलती जुलती कोई चीज होगी। उसे आप ह्यूमनॉइड बोल सकते हैं, वो ह्यूमन नहीं होगा। उसका कद भी दूसरा होगा, उसका ब्रेन भी दूसरा होगा। वो सारी चीजें जो आपको पता है ना, आप हमारे हमारे हम हमारे हस्ती में पूरा एक एक माइंड बॉडी रिलेशनशिप चलती है। हम साइकोसोमेटिक जीव हैं। आपका माइंड बॉडी से माने मटेरियल से जबरदस्त तरीके से प्रभावित रहता है। हम साइकोसोमेटिक लोग हैं, साइको और सोमा, माइंड और बॉडी। बॉडी मटेरियल है, मटेरियल अगर बदल गया तो माइंड बदल जाएगा। अगर प्लेनेट बदल गया तो आपने ये जितनी गजलें लिखी हैं, ये जितनी आर्ट फॉर्म्स हैं, ये सब आपके लिए बेकार हो जाएंगी, क्योंकि माइंड बदल जाएगा। आप कुछ और हो जाओगे। किसी और ग्रह पर जाने का मतलब है सामूहिक आत्महत्या की सोचना। वो स्पीशीज दूसरी होगी, वो आप नहीं होंगे। अगर बचे तो कहीं और जाकर बचे तो याद रखना, अगर किसी भी ग्रह पर इतनी ही फेवरेबल स्थितियां होती जीवन के पनपने की तो अब तक पनप गई होती। वो सब ग्रह बंजर पड़े हैं। इससे पता क्या चलता है कि वहां जीवन के पनपने की संभावना अपने आप में बहुत कम है। अब आप वहां जाकर उसको आर्टिफिशियली कॉलोनाइज करना चाहते हो। जहां पर अपने आप जीवन कभी नहीं पनपा, वहां पर आप जाकर कृत्रिम रूप से जीवन बसाना चाहते हो। अगर वो जगह इतनी अच्छी होती तो उनमें आज तक अपना जीवन क्यों नहीं है? बहुत अब तो हमारे पास ये सब जो लो फ्लाइंग सैटेलाइट्स होते हैं,
आप उन्होंने तस्वीरें ली हुई हैं, आप सैटर्न की, जुपिटर की, मार्स की, मरकरी की, इनकी सबकी सतहों की तस्वीरें देखिए और फिर अपने आप से पूछिए, मैं यहाँ बसना चाहती हूँ क्या? मैं यहाँ बसना भी चाहती हूँ? मिट्टी नहीं है भाई वहां। ज्यादातर लोगों ने तस्वीरें देखी भी हैं तो चंद्रमा की सतह की देख ली हैं, हमारा चंद्रयान चला गया या नील आर्मस्ट्रांग के समय की, अच्छा चट्टान चट्टान जैसा होता है। नहीं भाई, वैसा भी नहीं होता। कई तो ग्रह ऐसे हैं जिनकी सतह ही गैस की है, कई ऐसे हैं जो थोड़ा दूर वाले हैं, ठंडे वाले हैं, जहां गैसें भी जमी हुई हैं, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड तक जम गई है, सॉलिडिफाई हो गई है। आप वहां रहना चाहते हो? कई ऐसे हैं जहां पर सैकड़ों डिग्री तापमान की लगातार आंधियां चलती रहती हैं। आप वहां रहना चाहते हो? लेकिन अगर पृथ्वी को पूरा बर्बाद कर दिया, ठीक है, तो कहीं और रहना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे जो आईएसएस था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसमें कुछ लोग रह लेते थे। वो कैसे रह लेते थे? वो रह लेते थे बहुत सारे रिसोर्सेस कंज्यूम करके। ये पहली बात। और दूसरी बात, कितने रह लेते थे? तो जो लोग बातें कर रहे हैं ना कि हम कहीं और चले जाएंगे और वहां पर हम अपनी दुनिया बसाएंगे, वो ये नहीं कह रहे कि आप सब चले जाओगे, वो ये कह रहे हैं कि वो चले जाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा है। आप थोड़ी चली जाओगी, मैं थोड़ी चला जाऊंगा। वो अपना रॉकेट पर बैठ करके अपना कुटुंब लेकर के और 2-4 दर्जन बच्चे लेकर के और अपने जैसे लोग लेकर के वो उड़ जाएंगे, क्योंकि ये एक हाईली रिसोर्स इंटेंसिव काम है। आप और मैं थोड़ी उड़ जाएंगे। इस पृथ्वी की करोड़ों प्रजातियां, जिनमें मनुष्य भी शामिल है, हमें तो नीचे छोड़ दिया जाएगा मरने के लिए। और बच कौन रहा है? वही जिसने पृथ्वी में आग लगाई, वो बच जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे अपना आदर्श, अपना भगवान मान रखा है। वो बच जाएगा, वो हमारे ही सारे संसाधन लेकर के उड़ जाएगा और वो अपना कहीं जा करके किसी स्पेस स्टेशन में या किसी प्लेनेट की सतह पर किसी तरीके से अपनी कुछ बची खुची जिंदगी 10-20 साल काट देगा। बहुत चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो जाकर, उदाहरण के लिए, मार्स पर सफलतापूर्वक किसी कदर जी सकते हैं। बहुत कम लोग। पर उस सपने को पूरी मानवता के सामने ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे ये जितने 800 करोड़ लोगों की पृथ्वी पर आबादी है, ये सारे चले जाएंगे और सब जो जीव जंतु हैं बाकी वो भी चले जाएंगे। और 70% जो जीव जंतुओं की आबादी हो तो समुद्र में रहती है। तो हमें को शायद ये बताया जा रहा है कि हम अपने समुद्रों का सारा पानी भी ले जाएंगे, उसमें जितने जीव जंतु हैं और जल राशि है वो सारी हम वहां ले जाएंगे। एक्वेटिक लाइफ जो है वो सारी जो है हम रॉकेट पे लाद करके मार्स ले जाएंगे, है ना। आम आदमी नहीं जानने वाला। आम आदमी छोड़िए, जब तक आप टॉप 0.00000000001 परसेंटाइल में नहीं है, आपके लिए कोई स्कोप नहीं है पृथ्वी से कहीं जाने का। वो बहुत महंगा काम है, क्योंकि जाने ही नहीं वाले हो। बात वहां बसने की हो रही है। उसमें प्रति व्यक्ति करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा है। आप कहां से दे दोगे? और उस खर्चे के बाद भी आपको जो जीवन मिलेगा वो ह्यूमन का नहीं, ह्यूमनॉइड का मिलेगा। जो लोग आपको ये सपना बेच रहे हैं, उनकी मक्कारियों के आर पार देखो। वो मानवता के अपराधी हैं। वो ये सब इसलिए कह रहे हैं ताकि क्लाइमेट चेंज की ओर आपकी नजर ना जाए, ताकि आपको लगे अच्छा क्लाइमेट चेंज से पृथ्वी समाप्ति होने वाली है तो हो जाए, हमें तो दूसरे प्लेनेट पर जाना है ना। अपने घर में आग लगी हुई है, इससे आप बेखबर हो जाओ, इसलिए आपको दूसरे घर का सपना बेचा जा रहा है। और घर में आग क्यों लगी हुई है? क्योंकि उस आग पर हाथ सेकने वाले लोग मौजूद हैं जो आपको और प्रोत्साहित कर रहे हैं, हाँ और आग लगाओ, और आग लगाओ, और बच्चे पैदा करो। और बच्चे पैदा करोगे तो 2 फायदे होंगे। पहली बात, हमें चीप लेबर मिलेगा अपनी फैक्ट्रीज के लिए, और दूसरी बात, कंज्यूमर्स भी तो होने चाहिए, तो और बच्चे पैदा करो। न तो क्लाइमेट चेंज कोई समस्या है, न पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, न कंज्यूमरिज्म। अमेरिका, जो एवरेज अमेरिकन है, वो जितना कंजम्पशन करता है उतना अगर पृथ्वी का हर प्राणी करने लगे तो 6 पृथ्वियों की जरूरत पड़ेगी। और ये सब जो लोग हैं, ये द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम ही बेच रहे हैं चारों तरफ। और ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल बेहोश रहो, आपको बिल्कुल पता ना लगने पाए कि आप ज्वालामुखी के मुंह पर बैठे और ज्वालामुखी फट चुका है। ये चाहते ही नहीं कि आपको इसकी जरा भी भनक लगे।
आदमी अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए कितना भी गिरने को तैयार हो जाता है। आपको क्या लगता है जो चीजें आप अपनी जिंदगी में प्यारा मानते हो सब वैसे ही चल लेंगी? नहीं चल लेंगी। टाइड्स है, लूनर एक्टिविटी है, लूनर मंथ है, इनमें आप देखते नहीं हो कि एक सिंक्रोनाइजेशन होता है। और आप ऐसी जगह जा रहे हो वहां ना चांद है ना चांद नहीं है, तो वहां तो ऐसा कुछ नहीं है कि महीना फिर 28 या 30 दिनों का ही होगा, कि होगा। और उस चीज का संबंध मनुष्य शरीर से भी है। अब क्या होगा? अब कैसी कैसी दुनिया होगी, और कैसी जिंदगी होगी वहां पर? मनुष्य के शरीर में 70% पानी है, और पृथ्वी की सतह पर भी 70% पानी है। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हम पृथ्वी ही हैं? और आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां पानी की बूंद भी नहीं है, जहां अलग से प्लांट लगा करके बस किसी तरीके से इतना पानी दिया जाएगा कि पी के जिंदा रह लो। पर हम 70% पानी हैं शरीर से, और 70% पानी है हम अपने ग्रह पर भी। बहुत संबंध है भाई। आपके वोकल कॉर्ड्स जो एक्टिविटी करते हैं और हवा की जो डेंसिटी है, इसमें रिलेशन है। क्योंकि आपको जो वेव पैदा करनी है उसको एयर को मीडियम बनाकर चलना है, तो उस वेव में जो एनर्जी होनी चाहिए वो डिपेंड करेगी एयर की डेंसिटी पर। दूसरी जगह आप बात कैसे कर लोगे किसी और से? आप ऐसी जगह जाना चाहते हो जहां आप बात ही ना कर पाओ? आप क्या सोच रहे हो? आप वहां खड़े हो जाओगे, एक दूसरे से बात कर लोगे? अरे भाई, हमारी जो वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, उन्हें मीडियम चाहिए होता है। हवा नहीं है तो दूसरे से बात कैसे करोगे? और आपकी ये कानों के पर्दे हैं। आपको पता है, आप खड़ी रह लेती हो, उसकी वजह यह है कि यहाँ और यहाँ एक फ्लूइड होती है जो आपके शरीर का बैलेंस बनाने में मदद करती है। और वो कैसे काम करती है? वो प्रेशर को मेजर करके काम करती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप जब ऐसे गोल गोल घूम जाते हो तो चक्कर आता है ना, आप गिरने लगते हो ना, होता है ना, आप खड़े खड़े ऐसे बार बार घूमिए, चक्कर आता है। क्यों क्यों गिरने लग जाते हो? क्योंकि जो फ्लूइड है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई होती है, तो आप रुक भी जाते हो तो फ्लूइड ऐसे 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 ऐसे, तो बाल्टी का पानी है, बाल्टी पानी हिला दो तो पानी थोड़ी देर तक हिलता रहता है ना, तो वैसी वो जो फ्लूइड है यहाँ हिलती रहती है, तो आपको फिर चक्कर सा आ जाता है। और वो जो फ्लूइड है वो काम ही करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अकाउंट में लेकर के। आप प्लेन में जाते हो, थोड़ा सा प्रेशर बदलता है तो क्या हो जाता है कानों में, और जब प्रेशर पूरा ही बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, आप अपनी पैथ लैब में जाती हैं, आप अपना अपना वो कराती हैं कि बॉडी कंपोजिशन और क्या मिनरल्स विटामिन सब मेरे नापो। तो आप अगर देखोगे कि कितने तरीके के मिनरल्स शरीर को चाहिए होते हैं, आप हैरान रह जाओगे। कई कई दर्जन। भारत में उतनी ज़्यादा हेल्थ अवेयरनेस नहीं है, नहीं तो शरीर में जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज ऐसे आप गिनने लग जाओगे तो कई दर्जन एलिमेंट्स निकलेंगे, फिर कई कंपाउंड्स भी निकलेंगे, कई आयोडाइड्स हैं, ये हैं वो हैं, सब जो आपको चाहिए होते हैं। और उन्हीं से आप बने हो, क्योंकि वो यहाँ की मिट्टी में मौजूद हैं। और अगर वो यहाँ की मिट्टी में मौजूद ना होते तो आपको नहीं मिलते, तो आपको डिफिशियंसी हो जाती, तो आप मर जाते। आप जहां जा रहे हो वहां की मिट्टी में ये सब मिनरल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स मौजूद हैं, और नहीं मौजूद है तो आप जी कैसे लोगे? पैकेज्ड फूड पर। और बताता हूं, आपके जीने के लिए सिर्फ खाना नहीं चाहिए होता है, आपको बहुत सारे अच्छे वाले बैक्टीरिया भी चाहिए होते हैं। हम सिम्बियोटिक जीव हैं। आप सोचते हो द ह्यूमन बीइंग एक व्यक्ति नहीं है, वो अपने आप में एक सिस्टम है। हमारे भीतर न जाने कितने और स्पीशीज हैं जो काम कर रहे हैं, तब जाके हम चल पा रहे हैं। आप एंटीबायोटिक्स बहुत सारी खा लो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बताओ क्यों? क्योंकि वो आपके भीतर न जाने कितने तरह के बैक्टीरिया को मार देंगे, और फिर आप गड़बड़ हो जाओगे एकदम। और वो बैक्टीरिया सिर्फ आंतों में नहीं होते, वो बैक्टीरिया शरीर के बाकी हिस्सों में भी होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। बहुत सारे वो जो बैक्टीरिया हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से मिलते हैं। उनमें से कुछ तो हमें हवा से भी मिलते हैं।
आप जहां जा रहे हो वहां पर आपको ये जो बाकी स्पीशीज हैं ये भी मिल जाएंगी, इनके बिना आप कैसे जी लोगे? लेकिन हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, वहां पर क्राइसिस ऑफ मेच्योरिटी है। सब इन्फेंट्स हो गए हैं, द इन्फेंटलाइजेशन ऑफ इंटेलेक्ट ये हुआ है। 60-70 साल वाले हैं, वो बच्चों ऐसी बातें कर रहे हैं, उनका मुंह भी बच्चों ही जैसा हो जाता है। बिल्कुल बच्चे हो गए हैं लोग, अब ग्रो अप करते ही नहीं, कोई मेच्योरिटी नहीं है, आपने नोटिस किया होगा। और बल्कि इस बात में लोगों को नाज होता है कि मैं तो देखो 60 का हो गया हूं, लेकिन अभी भी मैं 20 साल वालों जैसी बात करता हूं। वो यूथफुलनेस नहीं है, वो रिग्रेशन है, वो एक तरह का रिटार्डेशन है। और जो बातें आप बता रही हैं कि हो चल रही हैं दुनिया में, वो वही है, द क्राइसिस ऑफ मेच्योरिटी। कोई कोई मेच्योरिटी नहीं है किसी किस्म की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बातें जैसे 5 साल का बच्चा कर रहा हो, हवा हवाई कार्टून शो है जैसे। एक 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 गुड्डे को एक प्लेनेट से उठा के दूसरे प्लेनेट पर रख देना है, कार्टून शो चल रहा है ना। आचार्य जी, बच्चे तो फिर भी प्रश्न उठा लेते हैं, पूछ लेते हैं, पर ये जनता कैसी है जिसने ऐसों को गद्दी पर बिठा रखा है, जो कहते हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस इज जस्ट एन नहीं, एल्यूजन। ये जनता ऐसों का ही निर्माण है। ये जो लोग हैं जो कह रहे हैं क्लाइमेट क्राइसिस इज जस्ट अ होक्स, ये इस जनता को ऐसा बनाने में स्वार्थ रखते हैं। जनता जितनी गिर गई है उसको गिराने में ऐसों का ही तो हाथ रहा है। पॉपुलर मीडिया कौन कंट्रोल करता है? मुश्किल से दुनिया में 1 दर्जन लोग। और आप दिन रात मीडिया कंज्यूम कर रहे हो ना, उस मीडिया का ही इस्तेमाल किया जाता है आपको इन्फेंटलाइज करने के लिए, आपको इमेच्योर बनाने के लिए। टीवी पर ये जो आपको बेहूदी चीजें दिखाई जाती हैं वो यूं ही नहीं दिखाई जाती, उसके पीछे एक गहरी बात है। वो बात यह है कि इंसान का दिमाग इतना कुंद कर दो कि वो कुछ भी गहरी बात समझने के या गहरा विचार करने के लायक ही ना बचे। उसके बाद तुम कुछ भी बेच सकते हो। टीवी है, सोशल मीडिया एल्गोरिदम किस चीज को फेवर करते हैं? विजडम कंटेंट को? सचमुच नहीं। टीवी पर जो आप देख रहे हो क्या करता है? वो आपको और ज्यादा बेवकूफ बना देता है। जो जितना टीवी देख रहा है वो उतना बेवकूफ हो रहा है दिन ब दिन। उसकी हार्ड वायरिंग तक बदल रही है, इस पर प्रयोग हो चुके हैं। आप ज्यादा टीवी देखिए, आप एकदम बेवकूफ होते चले जाते हैं। और टीवी में भी खासकर वो कार्यक्रम जो महिलाओं को टारगेट करके बनाए जाते हैं, वो है ही इसीलिए ताकि वो यहां से बेवकूफ बनी रहे। तो जनता जब इन्हीं के द्वारा तैयार है, इन्हीं चंद लोगों ने जनता को तैयार किया है, तो जनता तो बेवकूफ होगी ना। आप सोचते हो आपका दिमाग आपका है, आपका दिमाग आपका नहीं है। आपका दिमाग दुनिया के करीब 12, 15 या 20 लोग होंगे, आपका दिमाग उन्होंने तैयार किया है। आपका दिमाग आपका अपना नहीं है। आप बेवकूफ बनाए गए हो। आपको लग रहे हो कि आपको लग रहा है आपकी अपनी जिंदगी है ही नहीं। आप सब कुछ वही कर रहे हो जो दूर बैठी ताकतें आपसे करवाना चाहती हैं। और मैं कोई बहुत गहरी बातें नहीं बता रहा हूं। मैं जो बातें बोल रहा हूं वो आप साधारण सर्च भी करोगे तो आपको पता चल जाएंगी। न जाने कितनी किताबें हैं जो आपको सीधे सीधे बता देंगी। आप इवोल्यूशन थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो वो आपको बताएंगी कि कैसे कोई भी स्पीशीज इवॉल्व करती है बाहरी स्थितियों के साथ एक डायलेक्टिकल एंगेजमेंट से, है ना। तो ये तो शायद 7वीं 8वीं का बच्चा भी जान जाएगा कि ये क्या बातें हो रही हैं। दूसरा प्लेनेट होगा तो इंसान थोड़ी होगा उस पर, फिर दूसरे प्लेनेट होगा तो फिर उस पर एलियंस होंगे। आप अपनी सब ये साइंस फिक्शन भी जो बनाते हो उसमें क्या ये दिखाते हो कि दूसरे प्लेनेट से या गैलेक्सी से कोई आया है तो इंसान आया है? कभी दिखाते हो? दिखाते हो एक भद्दा सा एलियन है, यही तो दिखाते हो। तो माने दूसरे प्लेनेट पर जो होता है वो एक भद्दा सा एलियन होता है। वही आप भी बन जाओगे अगर आप किसी कदर वहां पहुंच भी गए और बच भी गए। पहली बात तो पहुंच नहीं सकते आप बस एक फैन की तरह, जब वो लोग अपने रॉकेट में